अस्सलाम वालेकुम। आज हम अर्थक्वेक का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने अर्थक्वेक को डिफ़ाइन किया था, फोकस और एपिसेंटर को डिस्कस किया था, फॉर शॉक्स, आफ्टर शॉक्स को, काजेस ऑफ अर्थक्वेक को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने वोल्केनिक इंड्यूस अर्थक्वेक को डिस्कस किया था, टेक्टोनिक प्लेट्स को किया था, फॉल्ट जोन्स को और ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक को। तो आज हम फर्दर स्टार्ट करेंगे हमारे जो बाकी टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हैं उनसे। सो द अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द फोकस पॉइंट हमने डिफ़ाइन किया था कि जहाँ पर जिस फॉल्ट जोन में सिस्मिक एनर्जी रिलीज़ होती है, जहाँ से ओरिजिनेट होती है, हम उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहते हैं और या उसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। फिर सरफेस से इस फोकस पॉइंट के जो डिस्टेंस है, इसके बेसिस पे हम 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं अर्थक्वेक को। जो सबसे पहला है, इसे हम कहते हैं शैलो फोकस पॉइंट या शैलो अर्थक्वेक। अगर सरफेस से जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उसका डिस्टेंस 0 to 70 किलोमीटर के बीच में है, तो इसे हम शैलो फोकस पॉइंट कहते हैं और ये सरफेस के करीब होता है और ये कंसिडर किया जाता है कि शैलो अर्थक्वेक ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। वो अर्थक्वेक जिनका डिस्टेंस सरफेस से 70 to 300 किलोमीटर डीप हो, उन्हें हम इंटरमीडिएट अर्थक्वेक की जोन्स में रखते हैं। दिस इज़ द इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। फिर थर्ड है वो अर्थक्वेक जिनका जो फोकस पॉइंट है, वो पॉइंट जहाँ से एनर्जी, सिस्मिक एनर्जी ओरिजिनेट हो रही है, अगर वो ज़्यादा डीप है, सरफेस से 300 to 700 किलोमीटर्स डीप है, उनको हम डीप अर्थक्वेक कहते हैं। फिर मेजरमेंट्स ऑफ अर्थक्वेक की बात आती है। हम बेसिकली 2 तरह के स्केल्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, उसे हम रिचर्ड स्केल से मेजर करते हैं। इस स्केल को 0 से 10 तक इसके फिगर्स होते हैं। अब 0 से ऊपर जितना जाएंगे उतना ही उस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा कंसिडर होता है। मैग्नीट्यूड को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ द रिलीज़ ऑफ एनर्जी एट द अर्थक्वेक सोर्स। अर्थक्वेक के सोर्स पर जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, उसका मैग्नीट्यूड इतना ही ज़्यादा होता है और जिस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, वो उतना ही ज़्यादा डैमेजिंग होता है। सेकेंड, हम इंटेंसिटी अर्थक्वेक की जो मेजर करते हैं वो मर्केली स्केल के ज़रिए से मेजर करते हैं। ये जो स्केल है, इसका रेंज 1 to 12 है। अभी तक जो सबसे लॉन्गेस्ट और हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक कंसिडर किया जाता है वो इंडोनेशिया सुमात्रा में आया था 2004 में, और कहा जाता है कि उसकी जो इंटेंसिटी थी वो 12 तक थी। सो इंटेंसिटी जो है वो हम मार्केली स्केल से मेजर करते हैं और जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा हो उतना ही अर्थक्वेक डैमेजिंग होता है। अब सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक की बात आती है। हम बेसिकली इन वेव्स को 2 वेव्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बॉडी वेव कहते हैं, एक को हम सरफेस वेव कहते हैं। व्हाट आर दीज वेव्स? दीज वेव्स आर बेसिकली ड्यू टू द एनर्जी रिलीज कास्ट बाय द अर्थक्वेक और एनी एक्सप्लोजन। तो इनको हम सिस्मोग्राफ पे जो हम मेजरमेंट करते हैं वो बेसिकली इन्हीं वेव्स की करते हैं। सिस्मोग्राफ पे इन्हीं वेव्स के ज़रिए से हमारे पास रिकॉर्डेड वैल्यू आती है। तो इन वेव्स को हम 2 तरह की बॉडी में डिफाइन करते हैं, एक है बॉडी वेव्स और एक है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स बेसिकली वो वेव्स होती हैं जो कि फोकस पॉइंट से जनरेट होकर और फिर थ्रू आउट द अर्थ सरफेस वो ट्रैवल करती हैं। इस बेसिस पे हम इनको बॉडी वेव्स कहते हैं। यानी जहाँ पर आपका फोकस पॉइंट है, लेट्स सपोज अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है और यहाँ से कोई फोकस पॉइंट है जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इस फोकस पॉइंट से ये जो वेव्स हैं ये निकल के सरफेस तक जाती हैं। और बॉडी वेव्स का ये एक फ़ीचर्स इनकी ये है कि ये गैसेस से और सॉलिड फेस और लिक्विड फेस सब से गुजर के जाती हैं। इस बेसिस पे हम इनको बॉडी वेव्स कहते हैं। फिर इन वेव्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम पी वेव्स कहते हैं, एक को हम एस वेव्स कहते हैं। पी वेव्स बेसिकली वो वेव्स होती हैं
जब फोकस पॉइंट से या हाइपोसेंटर से अर्थ की एनर्जी रिलीज़ होती है और वो सरफेस तक जाती है, तो सरफेस तक जाने वाली जो पहली वेव्स होती हैं उन्हें हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं या पी वेव्स कहते हैं, जो कि गैसेस से, लिक्विड से और सॉलिड मटेरियल से पास होती हैं। इसके बाद वो वेव्स जो प्राइमरी वेव्स के बाद पहुंचती हैं सरफेस तक, उन्हें हम सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स कहते हैं, और ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही पास हो सकती हैं, लिक्विड या गैशियस चीज़ों से, मीडियम से ये वेव्स पास नहीं होती। तो दीज आर बेसिकली बॉडी वेव्स, वो वेव्स जो फोकस पॉइंट से ओरिजिनेट होकर सरफेस तक जाती हैं, फिर जो सबसे पहले सरफेस तक पहुंचती हैं वो पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स हैं, और जो उसके बाद पहुंचती हैं वो सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स हैं। सेकेंड टाइप इन सिस्मिक वेव्स की है सरफेस वेव्स। तो बेसिकली सरफेस वेव्स कौन सी होती हैं? ये बॉडी वेव्स जब सरफेस तक आती हैं, तो अगर सरफेस पे रॉक्स हों तो ये उन रॉक्स के साथ उनकी कोलिजन होती है और ये फर्दर वेव्स को जनरेट करती हैं। तो ये जो फर्दर वेव्स जनरेट करती हैं उन्हें हम बेसिकली सरफेस वेव्स कहते हैं, और ये सरफेस वेव्स जो हैं ये ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं, और ये सिस्मोग्राफ पे जो लास्ट रिकॉर्डेड वेव्स हैं वो भी यही सरफेस वेव्स होती हैं। और जितनी ज़्यादा बॉडी वेव्स अगर सरफेस पे रॉक्स के साथ कोलिजन करेगी, उतनी ही ज़्यादा सरफेस वेव्स प्रोड्यूस होंगी और उतनी ही ज़्यादा डैमेजिंग इफ़ेक्ट होगा अर्थक्वेक का। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ये कंसिडर किया जाता है कि ऑलमोस्ट 95% जो अर्थक्वेक्स हैं वो इसी बेल्ट पर होती हैं। और ये बेल्ट यहाँ पे कौन सी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं या कौन सी रीजन्स हैं, तो ये बेसिकली काइल हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, रशिया, जापान, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया हो गया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर। हम पैसिफिक बेल्ट को रिंग ऑफ फायर इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं और उनकी वजह से भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। सो द मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ्स वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक टेक प्लेस अलोंग द रिंग ऑफ फायर। सो इस बेसिस पे हम सरफेस पैसिफिक बेल्ट को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। सेकेंड अल्पाइन बेल्ट है, जिसे हम हिमालयाज़ या एल्प्स भी कहते हैं, और कहा जाता है कि 15% जो टोटल अर्थक्वेक बेल्ट्स है वो यहाँ पर है। तो ये अल्पाइन बेल्ट्स पर भी मेजॉरिटी जो अर्थक्वेक्स हैं वो आती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम अर्थक्वेक की पैसिफिक, सरकम पैसिफिक बेल्ट में और अल्पाइन बेल्ट यानी हिमालयाज़ या एल्प्स पे करते हैं। फिर इफ़ेक्ट्स की बात आती है। इफ़ेक्ट्स में हमें पता है सबसे पहले इफ़ेक्ट ग्राउंड शेकिंग होती है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स होते हैं, लैंड की या मड स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, फायर्स हो सकते हैं, ग्राउंड लर्चिंग होती है, वलांचेस आते हैं, इसकी वजह से ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। इसके अलावा फ्लड्स आते हैं, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो जाता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं, इसकी वजह से घरों को तबाही आती है, रोड्स वगैरह की कोलैप्शन होती है। इसके अलावा सुनामी वगैरह भी आती है। अब व्हाट्स द लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्डेड? तो जो सबसे लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक था वो इंडोनेशिया में आया था। इंडोनेशिया का जो एरिया है सुमात्रा में आया था, एंड इट वाज 150 माइल्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ सुमात्रा आइलैंड। और ये ख्याल किया जाता है कि ये क्योंकि इंडोनेशिया लाइज बिटवीन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वेयर 90% ऑफ द अर्थक्वेक अकर्स, एंड इट इज़ द सेकेंड मोस्ट एक्टिव सिस्मिक जोन। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था 2004 सुमात्रा इंडोनेशिया के अर्थक्वेक में वो 9.1 से लेकर 9.3 तक था। और जो रिचर्ड स्केल है जिसमें हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं यानी रिलीज़ ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक सोर्स को मेजर करते हैं, उसका जो स्केल है वो 0 से 10 तक है। तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड था 9.1 टू 9.3, और इट वाज द थर्ड मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक सिंस 1900, और ये बहुत लॉन्गेस्ट था। नॉर्मली जो स्मॉल अर्थक्वेक होते हैं वो कुछ सेकेंड्स के लिए होते हैं, इसका जो ड्यूरेशन था, मैग्नीट्यूड था, इंटेंसिटी थी, वो बहुत हाई थी। तो लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक जो रिकॉर्ड हुआ था वो 2004 सुमात्रा इंडोनेशिया में हुआ था, और CSS में अक्सर वो किसी एक पार्ट में ये क्वेश्चन पूछते हैं।
दीज आर फ्यू ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस अर्थक्वेक के बारे में जो आए थे। Thank you so much. This is all about earthquake. Wish you best of luck.